हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम सोशियोलॉजी का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, व्हिच इज मैरिज, द यूनियन ऑफ टू सोल्स, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो एज वेल, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बट आई कैन बेट यू ऑन दिस दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग video. ठीक है? Before I start with today's video, I would like to thank Shreya. A huge shout out to her for sending me this video. Thank you so much, Shreya. Okay. सो मैरिज क्या है? मैरिज, पहली बात, हमें दो चीजें पता होती है मैरिज के बारे में। पहली बात तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट मैरिज, राइट? और दूसरा हमें ये पता है दैट इट इज अ यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स और टू सोल्स। डोंट गो Don't judge my handwriting, everyone, because yeah, whatever. चलो, so marriage क्या है? एक social institution है और it is a union of two individuals or two souls. ये चीज हमें पता है, हम सबको पता है, right? एंड इस चैप्टर में भी यही है। बस इस चैप्टर में आपको क्या देखना है कि कितनी तरह के मैरिजेस होते हैं, what social institutions are there, what sort of marriages take place, how many sorts of marriages are there, the classification, the kinds, the types, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? और इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा भी फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैरिज इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमें पता है, राइट? As Gillen and Gillen have said, marriage is a socially approved way of establishing a family of procreation. Westmark क्या कहते हैं? Marriage is rooted in the family rather the family in the marriage. अब बेसिकली इन दो डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग बंधते हैं और फिर प्रोक्रिएशन, एक फैमिली क्रिएट होती है, ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, तो एक जनरेशन, एक नया जनरेशन आता है इनटू द पिक्चर, राइट? सो दिस जनरेशन टू जनरेशन वो चीज बढ़ती है, राइट? द लीनिएज गोज ऑन, जो हमने पिछले चैप्टर में लीनिएज पढ़ा है ना। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनिएज? कमेंट डाउन बिलो। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को लीनिएज का मतलब याद है, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को उसका मतलब बताया था। सो पॉज द वीडियो एंड कमेंट बिलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनिएज। ठीक है? तो शादी बेसिकली क्या है? एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी का एक नॉर्म है ये, मतलब सोशली ही तो अप्रूवल मिलती है हमें शादी की। वरना आप एक चीज नोटिस करना कि अगर आप सिर्फ कोर्ट में जाओ और लीगली लिख दो, वहां पे जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड लीगल मैरिज, लीगल यूनियन, राइट? और जो हम यूजुअली घर पे शादी करते हैं, किसी बैंक्वेट को बुक करते हैं या कहीं पे जाते हैं, एंड ऑल दोज 6 and 5 and 6 days का जो रिचुअल्स होता है, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट अ सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म जो इतने सालों से चलता आ रहा है। सो इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये चीज जस्टिफाई हो गई। दूसरी चीज क्या है कि यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, दो लोग आपस में मिलते हैं, देन ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, वो एक तरीके से प्रोक्रिएशन करते हैं, वो एक तरीके से फैमिली को जन्म देते हैं, राइट? इसीलिए वेस्टमार्क ने भी कहा है, वेस्टमार्क सॉरी, उन्होंने भी कहा है कि मैरिज इज रूटेड इन द फैमिली रादर देन फैमिली इन द मैरिज। हर फैमिली में मैरिज इज अ वेरी एसेंशियल थिंग, राइट? मैरिज जो है वो गड़ा हुआ है फैमिली में, इट इज रूटेड इन द फैमिली। ठीक है? So that is there. Now there are various definitions and characteristics of marriage. आपको सब याद नहीं करना है, आप एक दो भी याद कर लोगे तो वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, रॉबर्ट एच लॉवी ने क्या कहा है, मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। अब जो यहाँ पे हम देखते हैं ना, आप कभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर आप कभी खोलो तो आप देखना, अरे इट्स दो जिस्म एक जान, एंड देन that entire beauty of marriage, the two people are getting together, two souls are uniting and everything, and there's a bonding between two people. So all these things आपको पता होगा, ये सारी चीजें तो आप ये देखते हो, तो मैरिज इज एक्चुअली दिस। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिवर्सलिटी है, मतलब ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है मोर और लेस, क्योंकि एक तरीके से सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है? जैसे जापान में सेलिबेसी इज पब्लिकली कंडेम्ड। आप जापान में बिना शादी किए एक सिंगल मैन या एक सिंगल वुमन की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट मैरिड देयर बिकॉज द सेलिबेसी
which is to remain single for the rest of your life and not get into brahmachari, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं, that you will not get into any sort of intimate relationship with anybody, right? That is celibacy. तो उस चीज को काफी ज्यादा वहां पे ऐसे डिजेक्ट किया जाता है, कंडेम किया जाता है कि भैया ये तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा, राइट? सो मैरिज इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये मैन और वुमेन के बीच में होती है। फिर ये एंड्योरिंग बॉन्ड है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं कि आपने शादी किया तो 1-2 साल के लिए ही वो शादी आप कर रहे हो। नो, इट इज अ वेरी लॉन्ग बॉन्ड, इट इज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जो बहुत टाइम के लिए, बहुत समय के लिए वो एक रिश्ता, आजीवन रिश्ता वो बन जाता है, ठीक है? सोशल अप्रूवल की जरूरत होती है, जहां पे सोसाइटी उसको अप्रूव करती है। व्हाट इज मैरिज? इट इज एन अप्रूवल बाय द सोसाइटी, राइट? वरना आप बताओ शादी का क्या जरूरत होता अगर लेट्स से आई एम अ गर्ल एंड आई मीट अ बॉय, इफ आई फॉल इन लव विद दैट गाय एंड दैट गाय फॉल्स इन लव विद मी एंड वी डिसाइड टू स्टे टुगेदर, तो हमें साथ में रहना है, वी आर स्टेइंग टुगेदर, हमने सोचा कि चलो हम साथ में रहते हैं, क्या जरूरत है शादी करने की? ये शादी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सोसाइटी ने ही तो लाया है इस चीज को। सो एक तरीके से अप्रूवल, सोशल अप्रूवल ही तो मिल रहा है मैरिज को। दैट इज वाई मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल। इफ यू स्टे इन लिव इन रिलेशनशिप्स, आपको लिव इन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? उस चीज को भी सोसाइटी काफी ज्यादा कंडेम करती है, बिकॉज उस चीज का अप्रूवल सोसाइटी नहीं दे रही है हमें। तो सोसाइटी किस चीज का अप्रूवल देती है कि एक लड़का और एक लड़की साथ में तभी रह सकते हैं जब वो शादीशुदा है? ये चीज किसने बोली है? सोसाइटी ने। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सोशल अप्रूवल ओनली ना, ठीक है? मैरिज इज एसोसिएटेड विद सम सिविल और रिलीजियस सेरेमनी, ऑफ कोर्स। या तो आप कोर्ट में जाके करते हो, या फिर बहुत सारे 4-5 दिन का हल्दी, संगीत, मेहंदी, दिन कन्यादान एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस, राइट? जो शादी का वरमाला, जयमाला, व्हाटएवर दैट इज, एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। उसके बाद मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। अब कुछ ड्यूटीज, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है कि जब दो लोग साथ में आते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके कुछ ड्यूटीज होते हैं एक दूसरे के प्रति एंड अपनी फैमिली के प्रति भी। सो दे हैव सर्टेन ड्यूटीज, सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, योर सेक्स लाइफ इज रेगुलेटेड। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट फैमिली बनती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, marriage contributes to emotional and intellectual interstimulation of the partners, because love, affection, एक तरीके से आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो, इंटेलेक्चुअली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो। जब आपके जीवन में, आप जब शादी करते हो, आपके जीवन में कोई आ जाता है हस्बैंड वाइफ, एंड यू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, तो देयर इज अ स्टेबिलिटी। You know that, okay, fine, this is that one person who is going to be there with me for the rest of my life. I can have that sort of a emotional connect with this person. मैं इस इंसान के साथ, ये जिस इंसान के साथ मुझे जीवन भर रहना है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है, तो मुझे इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि आई डोंट हैव टू गो एवरीवेयर, आई नो दैट दिस पर्सन इज देयर, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये इंसान है। सो एक तरीके से इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन भी तब काम करता है बिकॉज एक तरीके से आप इमोशनली स्टेबल हो, तो वो चीज काफी सही होती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होता है, जिससे जब दो लोग शादी करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके बीच में काम डिवाइड हो जाता है, ये कुछ काम करते हैं, वो कुछ काम करते हैं। सो जब काम डिवाइड हो जाता है तो एक तरीके से बर्डन भी कम होता है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होता है। लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है? सो देयर कैन बी डेज जहाँ पे हस्बैंड का छुट्टी है तो हस्बैंड घर के काम भी कर लेगा, वाइफ की छुट्टी है तो वो घर का काम भी कर लेगी। सो देयर इज अ गुड बैलेंस। सो इकोनॉमी के लिए भी वो काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, है कि नहीं? सो दैट इज देयर। इट एम्स एट सोशल सॉलिडारिटी एज वेल। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ दो लोग नहीं आते, जैसे टू पीपल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, एक मेल और फीमेल, सिर्फ यूनियन ऑफ दो इंडिविजुअल्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स का भी मिलन होता है। when you're marrying someone, your family also develops a relationship with the other person's family. फैमिली के बीच में भी तो बॉन्डिंग हो रही है ना शादी में। सो एक सोशल सॉलिडारिटी भी लाता है ये, ठीक है? डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, कम्युनिटी, इन सब के बीच में एक तरीके से बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो एक तरीके से एकजुट कर रहा है। सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? कि यू आर बाइंडिंग थिंग्स टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, राइट? कि आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस चीज को एक साथ ला रहे हो, उस चीज को मजबूत बना रहे हो।
फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या होता है? पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, ग्रुप मैरिज, इसमें से कुछ-कुछ आपने सुना भी होगा नाम, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गेट इंटो दिस एंड एक बार हम देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। पॉलीगिनी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक आदमी मल्टीपल वुमेन के साथ शादी कर सकता है। वन मैन कैन मैरी मल्टीपल वुमेन। एक आदमी बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा महिला के साथ शादी कर सकता है, उसको हम पॉलीगिनी बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे कुछ-कुछ दिया हुआ है, जैसे कि क्रो इंडियंस हो गया, एस्किमो ट्राइब्स हो गए, ठीक है, बेगाज ऑफ इंडिया, नागाज, गॉन्स, ये सारे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको देखना है और मीनिंग देखना है, दैट इज इट। पॉलीगनी के कितने टाइप्स होते हैं? दो तरह के होते हैं, सुरूरल और नॉन सुरूरल। सुरूरल में ये होता है कि वो जो एक आदमी एक से ज्यादा औरत के साथ शादी कर रहा है, एक से ज्यादा महिला के साथ शादी कर रहा है, तो वो जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे की सिस्टर्स है, बहनें हैं। सो सुरूरल पॉलीगनी में क्या होता है दैट द मैन इज मैरिंग मोर देन वन वुमेन एंड दोज वुमेन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज सिबलिंग्स। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो पॉलीगिनी क्या होता है? जहाँ पे एक आदमी एक से ज़्यादा महिला के साथ शादी करता है, और सोरोल का मतलब ये होता है कि वो जो महिलाएं हैं वो सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, दे आर सिस्टर्स। एंड नॉन सोरोल पॉलीगिनी में क्या होता है कि वो जो एक आदमी एक से ज़्यादा महिला के साथ शादी करता है, वो जो महिलाएं हैं उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। सो रूरल में क्या होता है? वो महिलाएं एक दूसरे की सिस्टर्स मतलब बहनें होती हैं, और नॉन रूरल में ये होता है कि वो महिलाएं जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम कॉजेज ऑफ पॉलीगिनी में देखेंगे। ऐसा होता है ना कि वो जो डेमोग्राफिक पूरा ग्राफ होता है कि मतलब मोर वुमेन एंड लेस मैन, किसी किसी एरिया में क्या होता है कि ज्यादा महिलाएं होती हैं और जो मेल है, जो मेल काउंटर पार्ट होता है, जो लड़के होते हैं वो कम होते हैं, लड़कियां ज्यादा होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लड़का एक से ज्यादा लड़की के साथ शादी कर सकता है, इसीलिए पॉलीगिनी होता है, क्योंकि लड़का और लड़की का रेशियो सेम नहीं है, लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है। उसके बाद क्या होता है? इकोनॉमिक एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन है, जैसे अफ्रीका, अगर आप देखो अफ्रीकन ट्राइब्स, लोंगोस, थोंगास, इसमें होता है पॉलीगिनी। क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, वो फैमिली इनकम को बहुत सारे तरीकों से बढ़ाती हैं। इसीलिए आदमी सोचता है कि भाई अगर मैं एक से ज्यादा लड़की के साथ शादी करूंगा तो मेरे फैमिली का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग अच्छा कमाती हैं, किसी ना किसी तरीके से वो अच्छा कमाती है। तो इसीलिए मैन देन मैरीज मोर देन वन वुमन। ये चीज अफ्रीका में होता है, अफ्रीकन ट्राइब्स। और जहां जहां पे भी पॉलीगिनी होता है वहां पे ये एक फैक्टर भी होता है, ठीक है। उसके बाद women as badges of distinction. Among some tribals, a man's social status is often measured in terms of the number of wives he has. अब कुछ कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ये आदमी बहुत ही इज वेरी मैनली, वाई बिकॉज ही हैज मोर देन वन वाइफ। वो बहुत ज्यादा मर्दाना है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी लोगों का मेंटालिटी होता है, इसलिए लोग फिर एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइल्डलेस ऑफ द फर्स्ट वाइफ। कभी कभी क्या होता है, मेजरली ये वाला सिचुएशन होता है कि जब पहली जो वाइफ होती है, जो पहली पत्नी होती है, उससे अगर बच्चा नहीं मिलता है, एक आदमी को अपनी पहली वाइफ से, अपनी पहली पत्नी से बच्चा नहीं मिलता है, तो वो फिर दूसरी शादी करता है, ठीक है। कॉन्स्टेंसी ऑफ सेक्स अर्ज इन मैन। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल इंटीमेशन का जो अर्ज होता है एक मेल में, फिजिकल इंटीमेशन का जो अर्ज होता है, फिजिकल इंटीमेसी का, वो बहुत ज्यादा होता है, वो एक पत्नी फुलफिल नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो फिर मल्टीपल मैरिज करता है। अदर फैक्टर्स भी है, वैरायटी चाहिए होता है, फिर एनफोर्स सेलिबसी चाहिए होता है, अर्लियर एजिंग। जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी मतलब उन जैसे जल्दी बूढ़ी हो रही हैं, तो उनको चाहिए होता है कि यंग फीमेल चाहिए होता है टू फुलफिल देयर सेक्सुअल अर्ज एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि डिजायर फॉर मोर चिल्ड्रन होता है, वेर इन द मैन वॉन्ट्स मोर चिल्ड्रन। तो अगर उनको उसको एक वाइफ से उतना बच्चा नहीं मिल रहा, लेट्स से उसको अपनी पहली पत्नी से दो बच्चे मिले हैं, उसको अभी और तीन चार बच्चे चाहिए, तो वो फिर और शादी करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन अपनी मैस्कुलिनिटी को दिखाने के लिए। कैप्चर्ड वुमेन इन वॉर्स एंड फाइट्स आर नॉर्मली टेकन एंड एंजॉयड। मतलब वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी, मतलब ऐसे कि मतलब ये एक ट्रॉफी है। तो जैसे वॉर में जब कोई लड़ाई होती थी और एक साइड जीत जाता था, तो वो वुमेन को एक्सप्लॉइट करते थे कि अरे तुम अपनी
पत्नी को मुझे दे दो एज अ मेडल, हम जीत गए हैं, हम ये लड़ाई जीत गए हैं, तो हमें तुम्हारी वाइफ चाहिए एज मेडल्स। तो ये चीज भी होती थी। सो ऑल दीज रीजंस आर देयर। पॉलीएंड्री क्या होता है? द मैरिज ऑफ वन वुमन विद सेवरल मेन। अब ये चीज रिवर्स हो गई, ठीक है। पहले क्या था? एक आदमी एक से ज्यादा महिला के साथ शादी कर सकता था। पॉली क्या था ये? पॉली गिनी में पॉलीगैमी मत समझ लेना इस चीज को। ऑलवेज 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 सी द स्पेलिंग। इट इज नॉट पॉलीगैमी, इट इज पॉलीगिनी, ठीक है। सॉरी, इट इज पॉलीगिनी, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है? एक महिला एक से ज्यादा पुरुष के साथ शादी कर सकती है। वन वुमन कैन मैरी सेवरल मैन। ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, उन जगहों का आपको नाम याद करना है। दैट इज इसमें व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। क्यों, क्या रीजन है पॉलीएंड्री का, वो तो हम जाएंगे ही। उसके पहले हम देखेंगे कितने तरह के पॉलीएंड्री होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री? पहला होता है फ्रेटर्नल, दूसरा होता है नॉन फ्रेटर्नल। इसमें क्या होता है? सिमिलरली जो हमने वहां पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने उल्टा पढ़ा था, राइट। यहाँ पे हमने सोरूरल पढ़ा था, जहाँ पे सिस्टर्स थी। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्रेटर्नल, मतलब यहाँ पे ब्रदर्स होंगे। अब वो जो एक महिला जो पुरुष के साथ शादी कर रही है, एक से ज्यादा पुरुष के साथ शादी कर रही है, एक से ज्यादा आदमी के साथ शादी कर रही है, तो वो जो आदमी है वो एक दूसरे के भाई होते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में। और नॉन फ्रेटर्नल में क्या होते हैं कि उनका कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब वो दोनों एक वो जो मेल है, वो जो आदमी है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। कॉजेज एंड सोशल इम्प्लीकेशंस इसने यहाँ पे काट रखा है। अब आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज देयर इन योर सिलेबस और नॉट, बट फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। कॉजेज ऑफ पॉलीएंड्री क्या है? नो यूनिवर्सल जनरलाइजेशंस कैन बी मेड विद रिगार्ड्स टू द कॉज ऑफ पॉलीएंड्री। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। द डिजायर टू कीप द प्रॉपर्टी इंटैक्ट, हैवी ब्राइड प्राइस, ये कुछ चीजें हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी अगर महिला को चाहिए होता है तो वो बहुत सारे आदमी से शादी करेगी तो उसको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, प्रॉपर्टी लड़कों के नाम पे ही होता है। तो अगर एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों के साथ शादी करेगी तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी एकदम उसके पास बहुत सारा रहेगा। उसके बाद पॉवर्टी होता है, स्टेरिलिटी ऑफ मैन, उसका भी कुछ सेक्सुअल डिजायर्स होता है, तो उस चीज के लिए भी वो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होता है। पॉवर्टी एक मेजर रीजन होता है कि गरीबी होता है, तो वो एक से ज्यादा आदमी के साथ शादी करती है ताकि वो लोग अगर काम पे जाए तो वो वहां से कुछ कमा के लेके आए, तो एक ही इंसान को वो सारा मिले। इफ वन गर्ल इज मैरिंग 4 बॉयज, तो वो 4 आदमी का जो इनकम है वो अकेले इस एक महिला को मिलेगा। सो पॉवर्टी को भी कम्बैट करने के लिए ये चीज होता है। और हैवी ब्राइड प्राइस, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यू डोंट हैव टू गिव मच मनी, बहुत ज्यादा आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है 4 लोगों से आप शादी करोगे तो, ठीक है। उसके बाद सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलीएंड्री। एक चीज में दिक्कत होता है कि आपको नहीं पता होता बायोलॉजिकली जो प्रिटर्निटी है बच्चे की, अब वो बच्चा किसका है, उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, इस चीज में काफी दिक्कत आती है। तो सोशल इम्प्लीकेशन होते हैं बिकॉज सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट एक तरीके से बोलती है ना कि अरे ये किसका बच्चा है, देर इज नो बायोलॉजिकल मतलब श्योरिटी कि ये किसका बच्चा है, ऑल ऑफ दैट। सो वो चीज हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे भी काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। एक वुमन इज हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विथ 4 men और फिर उसके जो बच्चे होंगे वो बहुत सारे होंगे, तो ओवर पॉपुलेशन भी एक तरीके से हो जा रहा है। आप समझ रहे हो उस चीज को? तो वो चीज भी हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल सेक्स रिलेशन भी हो सकता है बिकॉज एक आप ये चीज तो उसमें भी हो सकता है, पॉलीगिनी में भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो देयर कि व्हेन यू आर मैरिंग मल्टीपल पीपल, सो यू नो यू कैन हैव दैट अर्ज टू हैव दैट फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर पीपल एज वेल, है ना। दैट इज देयर। मोनोगैमी क्या होता है? जहां पे एक आदमी एक ही महिला से शादी करता है। इट इज द मोस्ट, मतलब होता है ना कि सबसे ज्यादा मोस्ट प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ मैरिज। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस्ड यही है मोनोगैमी की एक आदमी एक औरत से, एक आदमी एक महिला से शादी करता है, ठीक है। ये यूनिवर्सली प्रैक्टिस्ड है। उसके बाद इकोनॉमिकली भी बेटर सूटेड है कि एक आदमी एक महिला को का देखभाल कर रहा है या फिर एक महिला एक आदमी की देखभाल कर रही है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, तो सो इकोनॉमिकली भी काफी सही है। इनफैक्ट ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होता है, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होता है एक तरीके से। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैरिज बिल्ड्स अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी बिटवीन पीपल की इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेके आता है। शादी इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेके आता है। तो अगर एक आदमी एक ही औरत से शादी करेगा तो फिर वो इमोशनल स्टेबिलिटी काफी सही होता है बिकॉज दैट्स अ यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल,
राइट? बेटर सोशलाइजेशन होता है, स्टेबल फैमिली और सेक्स लाइफ होता है। जब जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मेरे एक ही माँ बाप हैं। बहुत सारे फादर हो या बहुत सारी मदर हो, तो बच्चे थोड़ा ये हो जाता है कि अरे आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ देम। एक इकोनॉमिकल बर्डन भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, तो वो एक तरीके से नेग्लेक्ट कर देती है वैसे मम्मी पापा को। बट अगर एक मम्मी पापा होंगे कि मतलब जस्ट वन मदर एंड वन फादर, तो बच्चे को भी वो रहता है कि हाँ ठीक है, आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स, है ना? बेटर स्टेटस फॉर वुमेन, वुमेन को एक तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता है ऐसे मैरिजेस में, बिकॉज अगर आप देखो पॉलीगिनी, जहाँ पे एक आदमी बहुत सारी महिला के साथ शादी कर रहा है, तो एक तरीके से जो वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में, वुमेन का जो वैल्यू है वो गिर जाता है। वुमेन को फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है कि ठीक है, दिस वुमेन इज गोइंग टू दिस वुमन इज गोइंग टू सैटिस्फाई माई फिजिकल नीड्स, और दिस वुमन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन और माई फैमिली, शी इज गोइंग टू डू द हाउस होल्ड चोर्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक तरीके से वुमन फिर क्या हो जाती है, कुछ उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती है, प्लस उसको ऑब्जेक्टिफाई भी एक तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। ग्रुप मैरिज क्या होता है? ग्रुप मैरिज जहाँ पे वन और टू वुमेन विद वन और टू मैन दे मैरी, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप बना के शादी करते हैं, कि लाइक जैसे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, राइट? सो वही हुआ कि एक ग्रुप है जिसमें मेन है, women भी हैं, ठीक है? बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ men and there are a lot of women, ठीक है? एंड दे गेट मैरिड। तो उनके जो बच्चे भी होते हैं, वो होता है कि वो उस ग्रुप के बच्चे हैं, है ना? कि सबके बच्चे हैं वो, ऐसा। तो ये मैरिज भी होता है, कहाँ पे होता है? टोडा ब्रदर्स, टोडा ट्राइब में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कुछ ट्राइब्स है, वहाँ पे भी होता है, तिब्बत में भी होता है। एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग, दैट इज इट। एंडोगैमी क्या होता है? इट इज अ रूल ऑफ मैरिज इन विच लाइफ पार्टनर्स आर टू बी सिलेक्टेड विद इन द ग्रुप। एंडोगैमी और एक्सोगैमी को समझ जाओ आप। एंडोगैमी का मतलब है कि सेम ग्रुप, कि हम जो है, अगर हम एक सर्टेन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हम उसी ग्रुप में शादी कर लेंगे। और एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है कि हम सेम ग्रुप में शादी नहीं करेंगे। अगर हम सेम कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, तो हमारा गोत्र अलग होना चाहिए, ठीक है? हमारा जो गांव है वो अलग होना चाहिए, हमारा जो पिंड है वो अलग होना चाहिए, ठीक है? ये चीज एक्सोगैमी जो मोस्टली प्रैक्टिस होती है। और एंडोगैमी क्या है कि गोत्र भी सेम हो, कास्ट भी सेम हो, गांव भी सेम हो, मतलब अपने ही गांव में शादी कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि मतलब मतलब सिर्फ एक छोटे से यूनिट में आप उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, आप जाने नहीं दे रहे हो उस चीज के बाहर, आप एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हो। तो उससे क्या होता है कि चॉइस लिमिट हो जाती है। आपको इन्हीं गिने चुने लोगों के बीच में आपको अपना चॉइस बनाना पड़ता है कि आपको किससे शादी करनी है। एंड क्लोज ब्रीडिंग इज नॉट गुड ऑल्सो। आपने ये पढ़ा भी होगा कि आप अगर एक ही ग्रुप के अंदर हो और उसी ग्रुप में आप शादी कर ले रहे हो, मतलब एक आप विलेज में रह रहे हो। अब अगेन एंडोगैमी और ग्रुप मैरिज को एक मत समझना। एंडोगैमी का मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से आप क्षत्रिय हो, या आप कुछ हो, तो और आप उसमें जैसे ब्राह्मण हो, ठीक है? ब्राह्मण में भी आप किसी एक सर्टेन गोत्र से बिलोंग करते हो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द गोत्र, बट आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द गोत्र, बट लेट्स से आप गोत्र ए से बिलोंग करते हो, किसी कास्ट बी से। बी इज द कास्ट, ए इज द गोत्र, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो अपने ही, और मतलब बी कास्ट का ए गोत्र भी है और सी गोत्र भी है, तो यू आर नॉट अलाउड। और अगर आप ए गोत्र से हो, तो यू आर नॉट अलाउड टू मैरी समवन फ्रॉम सी गोत्र, मतलब आपको इसी गोत्र के अंदर किसी से शादी करना है। एंडोगैमी इज दैट। काफी रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। एक्सोगैमी में क्या है कि आप सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं करोगे, आप दूसरे गोत्र में शादी करोगे। आप दूसरे मतलब अगर आप इस विलेज से बिलोंग करते हो, विलेज एक्स वाई जेड से अगर आप बिलोंग करते हो, तो विलेज ए बी सी से शादी करोगे, सेम उसमें शादी नहीं होगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी एज वेल, ठीक है? कॉजेज ऑफ, अच्छा चलो, दिस इज द लास्ट पार्ट, कॉजेज ऑफ एक्सोगैमी। ये क्या है? द डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ अ फ्यू टू शो दैट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। फिर सम पीपल फील दैट दे बिकम वेरी चीप एंड इनसिग्निफिकेंट इफ दे मैरी विद इन देयर ओन सर्कल। अगर आप अपने ही रिलेटिव्स और अपने ही फ्रेंड्स के बीच में शादी करोगे, तो फिर वो हो जाता है ना कि थोड़ा सा चीप हो जाता है। ऐसा लोगों को लगता है कि इट विल बिकम वेरी चीप। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम जस्ट रीडिंग, ये मेरा खुद का थॉट नहीं है, ये चीज लिखी हुई है, इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, ठीक है? बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे खुद के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शादी हो जाती है, ठीक है?
अब एक चीज़ याद रखना सिंपल वे में, एंडोगैमी का मतलब क्या है कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, अगर मेरा कोई मामा का बेटा है या मेरा कोई चाचा का बेटा है तो मेरी उससे ही शादी, समझ रहे हो, इस ऐसी इतना क्लोज बॉन्डिंग हो जाता है एंडोगैमी में। एक्सोगैमी में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। बायोलॉजिकल क्वालिटी भी सही रहती है एक्सोगैमी में एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट इज़ ट्रू ऑल्सो, अगर आप बहुत क्लोज ब्रीडिंग नहीं करोगे तो बायोलॉजिकल जो आपकी क्वालिटी है, जो फर्टिलिटी का क्वालिटी है, वो सही रहता है। ठीक है। So this was it about this chapter and about today's video. I hope you like the video. अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ, बिकॉज आई रीड योर कमेंट्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। आप कुछ भी मुझे बोलते हो सो आई टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको और कौन-कौन से वीडियोज़ चाहिए, आपको क्या डाउट्स आए हैं, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी प्लेलिस्ट्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाओ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और अभी तो सोशियोलॉजी का भी मैंने शुरू कर दिया है। सो इन सब के वीडियोज़ अपलोडेड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी सारा वीडियोज़ अपलोडेड है। ज्योग्राफी में शायद एक बचा हुआ है, दैट्स इट, बाकी सब अपलोडेड है। इंग्लिश और सोशियोलॉजी अभी चल रहा है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज इट अबाउट टुडे। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, गुड लक।